मैनेजमेंट जो है स्क्रीन आपको शायद नजर आ रही हो सबको। आ रही होगी शायद। कुछ कह नहीं सकता हूँ। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट जो है सबसे बोरिंग टॉपिक है। क्रिप्टो के ऊपर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर कोई भी इसके ऊपर गौर नहीं करता, लेकिन देखा जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक लेसन यही होना चाहिए। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आप अपने पैसों को किस तरह मैनेज करें कि आप फर्ज करें 100 में से 50 ट्रेड्स भी अगर आप हारते हैं तो आपका अकाउंट खाली ना हो, आप लिक्विडेट ना हो और आपके ऊपर वो ज्यादा असरअंदाज ना करे। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हेजिंग में एक्सपेक्टेंसी, लेडरिंग और ये डॉलर कॉस्ट एवरेज वगैरह सब कुछ इसके अंदर ऐड होता है। और ज्यादातर फोकस होता है ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर। स्पॉट ट्रेडिंग जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स वगैरह हैं उनको रिस्क से मेरा नहीं ख्याल उनका कोई लेना देना होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म उनके लिए स्टॉप लॉस मैटर नहीं करता। अच्छा, सबसे पहले स्टॉप लॉस के ऊपर बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस की डेफिनेशन क्या है कि आपने अपनी ट्रेड के ऊपर कोई स्टॉप लॉस, कोई प्राइस लगा देनी है। आप कहते हैं कि इस प्राइस के ऊपर अगर मेरी ट्रेड चलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है। किसी दूसरे के सिग्नल के ऊपर डायरेक्टली आपने नहीं जाना। कोई भी मेरा ख्याल है कि डायरेक्टली जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बस अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दूसरा, अपना रिस्क मैनेजमेंट अपने रिस्क के मुताबिक खेल रहा है, वो आपके रिस्क के मुताबिक नहीं खेल रहा। आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद डिसाइड करना है। जैसे चैट के अंदर आज में मैं देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे 80% लॉस है, कोई कह रहे थे लेवरेज लगाइए इतना लॉस है, $200 लॉस है। तो वो सारे रिस्क आपको मैनेज अपना करना पड़ेगा। दूसरे के ट्रेड पे चलें, मैं ये नहीं कहता ना चले। खान भाई यहाँ पर देते हैं, अच्छे सिग्नल देते हैं, चलें उनके ऊपर, लेकिन अपना रिस्क खुद मैनेज करें। अच्छा, डेफिनेशन होगी ट्रेडर्स का जो है बैलेंस जो है आपका, उसको प्रोटेक्ट करता है स्टॉप लॉस। और टीए पे बेस्ड होना चाहिए। और मार्केट जो है वो आपकी परसेंटेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। स्टॉप लॉस अगर आपको कोई कहता है कि फलां परसेंटेज के ऊपर, जैसे कोई कहता है कि वेट ले लें, ठीक है, वेट ले लें $1, वो $0.1 के ऊपर ले लें, और 5% के ऊपर या 6% के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दें। परसेंटेज के ऊपर नहीं जाना, या अपने पोर्टफोलियो का परसेंटेज के ऊपर नहीं जाना। आपने अपनी कैलकुलेट करनी है पोजीशन को, ठीक है। स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए? इनवैलिडेशन पॉइंट के ऊपर। एक मिनट, दूसरी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चेंज विंडो। अच्छा, स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए? इनवैलिडेशन के ऊपर। इनवैलिडेशन किस तरह आती है? रेजिस्टेंस लाइंस होती हैं, एसआर जिसको कहते हैं। समझ लें ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है। अब ये लाइंस बनती किस तरह? बेसिकली होते हैं ऑर्डर फ्लो। इन लाइंस के ऊपर वेल्स जो होती हैं उनके ऑर्डर लगे होते हैं। वेल्स इन लाइन के ऊपर या रिटेल ट्रेडर्स इन लाइन के ऊपर जो है आपस में लड़ते हैं एक किस्म के। वे जो जीत जाता है वो दूसरी तरफ उसके प्राइस ऑपोजिट उसके प्राइस चली जाती है, या अगर बुल जीत जाते हैं तो उसी साइड पे यूं ऊपर की तरफ चली जाती है। और अच्छा, स्टॉप लॉस किस तरह होता है? आप फर्ज करें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगा रहे हैं। आपने कहा कि प्राइस जो है इस लाइन के ऊपर आएगी, रेजिस्टेंस को टच करके वापस आ जाएगी। अब आपका इनवैलिडेशन पॉइंट क्या होता है? इस लाइन के ऊपर आपका इनवैलिडेशन पॉइंट होता है। इनवैलिडेशन पॉइंट ये हो गया। अब इस लाइन के ऊपर आपके दिमाग में आपने टीए किया, आप कहते हैं कि इस लाइन के ऊपर अगर प्राइस चली गई तो यार ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो आप इस लाइन के ऊपर कहीं भी स्टॉप लॉस, मैं कहता हूँ सबसे पास पास लगा दें, या थोड़ा सा विगल रूम उसको दे दें, क्योंकि विक्स हो सकती हैं।
हाँ सॉरी, नेट का थोड़ा सा है मसला अभी भी। अच्छा, इनवैलिडेशन पॉइंट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, या फिर ईएमए 4 ईएमए हो, एलियट वेव का आपका अगर काउंट है उसके मुताबिक, या फिब रिट्रेसमेंट के मुताबिक। फिब के मुताबिक जो है, अगर आप फिब निकालते हैं, फिब का 0.618, 0.618, ये इसको गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। और मेरे लिहाज से ये सबसे इम्पोर्टेंट यही नंबर होता है फिब के अंदर। इसके ओपोजिट, या इसको अगर प्राइस ब्रेक करे या इसके ऊपर या नीचे, डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन या ऑन ऑन योर टीए, इसके मुताबिक जो है आपका स्टॉप लॉस अच्छा होता है। और फिर स्विंग लोज और स्विंग हाईज, ये स्विंग लो और स्विंग हाई और फिब की, और एसआर की मेरे पास एक आसान तरीका है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे बताएं, किसी दिन उसके ऊपर करते हैं। एसआर बनाना बहुत इजी है। सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर आपकी सारी एसआर बन जाएगी, छोटे टाइम फ्रेम पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, रिस्क पर ट्रेड ये होगी। अब हमारा अगला टॉपिक है, एक मिनट, फिर से करो यार, ये स्लो है पीसी बहुत ज्यादा दोस्त। अच्छा, रिस्क पर ट्रेड, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक यही आता है। स्टॉप लॉस तो मेरे ख्याल में सबको ही पता होगा। कुछ बहुत ज़्यादा अगर न्यू है तो फिर स्टॉप लॉस का आपको शायद ना पता हो। रिस्क पर ट्रेड क्या होती है? मैं करता हूँ 1 to 3% रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड ये नहीं होता कि आपके अकाउंट में $1000 अगर है तो उसका 3% अगर $30 बनता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप $30 की ट्रेड लें। रिस्क का मतलब ये होता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है तो आपको $30 का लॉस हुआ, लेकिन आपकी पोजीशन साइज $30 की नहीं है। इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है, ये वाला, टोटल इक्विटी मल्टीप्लाई बाय रिस्क की परसेंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज जो है, एक ट्रेड की परसेंटेज, स्टॉप लॉस की परसेंटेज जो है, ये एक फॉर्मूला है जिसके तहत मैं तो ये यूज करता हूँ। और थोड़े जो होते हैं ना एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो होते हैं, मैं एक्सपीरियंस इतना नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो हैं वो ये यूज़ करते हैं रिस्क पर ट्रेड। इससे आपकी चीज़ें जो हैं वो सेव हो सकती हैं, आर रेशो आपकी अच्छी बन जाती है। यार मैं दूसरी वाली स्लाइड ही कर रहा हूँ, ये बार बार स्विच करना मेरे लिए प्रॉब्लम है। आर रेशो क्या होती है? जब आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन खोलते हैं तो इसके दरमियान में ऊपर आकर ये देखें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 6.02, ये आपकी आर रेशो होती है। जितनी हाई आर रेशो है उतना अच्छा आपका सेटअप है, जितनी लो आर रेशो है उतना आपका सेटअप कुछ समझ नहीं आता। आप जैसे आप कहते हैं जी, यहाँ से नीचे अगर गई प्राइस तो मैं यहाँ पर रीटेस्ट के ऊपर शॉर्ट खोल दूंगा। आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर है कि इस प्राइस से वापस ऊपर चली गई, तो आपका ये इस ट्रेड के ऊपर आपका, मैं नीचे इसका टीपी लगा देता हूँ, नीचे वाली सपोर्ट के ऊपर, तो आपका रिस्क आर रेशो जो है, या आर भी इसको कह सकते हैं, 4.64 हो गया। फर्ज करें आपने इसको यहाँ ऊपर आप जाके ले गए, अब आपका 0.84 हो गया, यानी कि आप या तो $1 लूज करेंगे या $0.84 गेन करेंगे। मेरे ख्याल में ये 1 to 1 आर रेशो जो है वो सही नहीं होता। आपका आर रेशो हाई होना चाहिए। और दूसरी बात, ये डिपेंड करता है एक चीज के ऊपर, जिस उसकी मैं साइट भी खोल रहा हूँ, चेंज। मुझे पता है बहुत ज्यादा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन इसको समझना जरूरी होता है अपना अकाउंट बचाने के लिए, लिक्विडेट नहीं होने के लिए। अच्छा, ये इसका है आर मल्टीपल, और उसके साथ अगर आपका आर मल्टीपल 0.5 है, जैसे मैं रेशो बता रहा था 0.5 है, और आपने अपना अकाउंट लॉस नहीं करना, रहे हैं तो कम से कम $100 मेंटेन रहे, 99 ना हो। उसको करने के लिए 0.5 आर रेशो के ऊपर 67% विन रेट चाहिए, यानी कि 100 में से 67% आपने विन करनी है ट्रेड्स।
1 है तो 50%। इसी तरह जिस तरह आर परसेंटेज बढ़ता रहता है, 3.5 अगर आपका आर है तो 2% अगर आप ट्रेड्स जीतेंगे, 100 में से 22, आप कितनी हार रहे हैं? 78 ट्रेड्स आप हार रहे हैं, 22 जीत रहे हैं, लेकिन आपका अकाउंट फिर भी बैलेंस है, आप अभी भी लॉस के ऊपर नहीं है अगर देखा जाए तो। इस वजह से आर रेशो जो है वो मैटर करती है बहुत ज्यादा। दोबारा से चेंज विंडो। आर रेशो जो है वो मूवेबल होती है, कुछ लोग होते हैं बीच में जो आ जाते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं बीच में जो कहते हैं कि यार अब आपको सेट टीपीज, एक सिग्नल जो दिया जाता है उसके टीपी क्यों बने होते हैं, TP1, TP2, TP3, वो आपकी एक किस्म की वो भी रिस्क मैनेजमेंट ही है। अब आप कहते हैं कि मैं कहता हूँ एक टीपी यहाँ पे हो गया, एक टीपी हो गया यहाँ पे, और आपका स्टॉप लॉस आ गया यहाँ। अब जब आप लगाएंगे शॉर्ट, यहाँ से प्राइस नीचे गई, अब फर्ज करें कि प्राइस यहाँ पर जाकर जो है ना, यहाँ पर जाके मुड़ जाती है, आपका अल्टीमेट टीपी जो है, TP3 या TP4 जो भी आपका बनता है लास्ट टीपी, उसको हिट नहीं होती, प्राइस वापस ऊपर चली गई है। ये ज्यादा ही वापस चली गई है। थोड़ा सा कम वापस जाए तो अच्छा है। इतनी सी आ गई है, ठीक है। अब इस बारे में देखा जाए तो अब आपकी, आप कहते हैं मैंने अपनी एंट्री जो है ब्रेक इवन पे रख दिया है, लेकिन आपका, आपने रिस्क जो है अपनी ट्रेड बंद नहीं की। आप लालच में आ गए हैं कि नहीं जी, $1 का भी फर्क मैं नहीं रखूंगा। अब आपकी रिस्क क्या बन गया है? ये ब्रेक इवन आपने लगा दिया है, और ये आ गया है इसके ऊपर। अब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है पहले था 6 नहीं 4.9, और अब बन गया 1। 4.9 से 1 बन गया। अब ये अगर बात है तो आपको कितनी विन परसेंटेज चाहिए? 50% विन चाहिए। पहले जो आपको चाहिए थी वो कोई 10-15% विन थी। इस वजह से आपका आर मैटर करता है, टेक प्रॉफिट लेना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप प्रॉफिट्स नहीं लेंगे तो आपका ब्रेक इवन और फीसिस की वजह से खास तौर पे फ्यूचर के ऊपर आपका अकाउंट नेगेटिव में जा सकता है। पोजीशन साइज जो होता है वो रिस्क पर ट्रेड के ऊपर मैटर करता है। और यस, जैसे 10,000 की अगर आपके पास पोजीशन है, 3% आपने अपना रिस्क लगाना है, और आपका स्टॉप लॉस जो है एंट्री प्राइस से 5%, मैं कहता हूँ दूर है, तो आप $6,000 की जो है ट्रेड लगा सकते हैं। दैट इज $6,000 की ट्रेड लगाई और आपने 3% रिस्क किया। अब आपके मार्जिन और आपकी लेवरेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन लेवरेज की कोई और क्लास है, वो अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, ये पहली क्लास है, मैंने कभी क्लास वगैरह नहीं दी। हाँ, सिग्नल्स वगैरह और ये वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने की हैं, लेकिन है भी बोरिंग क्लास, मैं खुद बोर हो रहा हूँ सच्ची बताऊं तो। कोई आपसे कोई क्वेश्चन क्वेश्चन है कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर, ज़रूर पूछें, क्योंकि मैं भी बोर बोर ही होगा जा रहा हूँ। ये रिस्क मैनेजमेंट जो है बोरिंग टॉपिक है बहुत ज़्यादा, और थियोरेटिकल है ज़्यादातर। इसमें इतनी ज़्यादा जो है मैथमेटिकल टर्म्स और ट्रेडिंग वगैरह और चार्ट एनालिसिस इसके ऊपर मैटर इतनी नहीं करता, ज़्यादा थियोरेटिकल ही है। अच्छा, इवॉल्विंग आर यही है। इवॉल्विंग आर जो मैंने अभी समझाया था कि आपका आर जो है जब जब आपकी ट्रेड ऊपर या नीचे जा रही है उसके साथ आपका आर चेंज हो रहा होता है, इन रियल टाइम आपका आर चेंज हो रहा होता है। अब आपकी ट्रेड अगर यहाँ से ही वापस आके इतनी आ जाती है फिर से, और आप फिर भी ट्रेड अगर बंद नहीं कर रहे, तो अब आपका आर आ गया नीचे। यू आर रिस्किंग, इतना ज्यादा आप रिस्क कर रहे हैं टू गेन ओनली दिस मच। इस वजह से आपका रिस्क और आपका आर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होगी, इवॉल्विंग आर हो गया, ये मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है रजिस्टर के ऊपर। मैं जब शुरू शुरू में ट्रेडिंग सीखता था तो मेरे पास एक पूरा रजिस्टर होता था जिसके ऊपर मैं ये चीज़ें लिखता था, पॉइंट्स लिखता था, उसको बाद में जो है मैं जहन में ही दोहराता था।
ये इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, और जिनको आप सीखेंगे तो आपको इंशाल्लाह साल लगेगा, 2 साल लगेंगे। लॉस हर किसी को होता है, लेकिन आप अपना एम ये रखें कि आपने साल बाद जो है किसी के सिग्नल के ऊपर नहीं चला, आपने खुद अपने सिग्नल बनाने हैं और दूसरों को देने हैं कि यार ये मेरा रिस्क है, इतना मैं जो है एक्सपीरियंस्ड हूँ, और ये देख लो मैं ट्रेड दे सकता हूँ। आपने खुद सीखना है। अच्छा। ये- यार कंक्लूड ही करते हैं वैसे इसमें, और इतना ज्यादा कुछ करने वाली जरूरत नहीं है। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट का मैंने आज सीन क्यों पकड़ा था, वैसे मेरा इरादा आज का ये था कि मैं सिखाऊंगा। मैं प्योरली हूँ प्राइस एक्शन ट्रेडर। प्राइस एक्शन को देख के मैं ट्रेड करता हूँ, मैं इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता। डाइवर्जेंसेस और वो वगैरह यूज़ हो जाती हैं, लेकिन मैं डिविएशन और ऑर्डर फ्लो के ऊपर काम करता हूँ। तो मेरा इरादा इधर यही था, लाइव सेशंस वगैरह करने का, कि मैं वो दिखाऊंगा। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग वही टॉपिक है। अगली क्लास, एक हफ्ते में एक क्लास हमारी होगी। मेरे साथ वैसे वो होती हैं स्टार लॉर्ड भाई हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं वो, उनकी भी होती है क्लास, तो हम हफ्ते में एक कर लिया करेंगे। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे प्राइस एक्शन। अच्छा, आज आज का हम कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट्स मैंने मेरे पास लिखे हुए हैं कि सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि अपना रिस्क खुद मैयर करें। आज चैट के ऊपर मुझे याद है खान भाई को कुछ कह रहा था, आई डोंट नो हिज नेम। वो कह रहा था कि यार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, उसके बाद टेक प्रॉफिट निकल गया, और ये आई नो मुझे इसकी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसी से ही मेरे दिल में आया कि यार रिस्क मैनेजमेंट पता होनी चाहिए लोगों को। अब उसने कहा अगर कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था या क्या हुआ, जो भी हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस अगर किसी का हिट हुआ है, अब खान भाई अगर एक सिग्नल दे रहे हैं तो वो अपना रिस्क मैनेज कर रहे हैं। उनके पास अगर अकाउंट में $10,000 है, वो $100 शायद क्या? जो है वो रिस्क कर रहे हो, लेकिन आपने अपनी सुन रहा रिस्क हूँ जरा। हमेशा खुद अपनी, सुन रहा हूँ। ये आपने अपना रिस्क खुद मैयर करना है, और हमेशा जो है वो खुद के साथ चलें। ये किसी की आवाज आई थी कि क्वेश्चन पूछ रहा था कोई, है क्या? अच्छा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि फोमो कभी ना करें। फोमो बहुत बुरी बला है, फोमो से बचें। फोमो क्या होता है कि आप हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आपने शॉर्ट करना है, मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, स्पॉट मैं ना स्पॉट ट्रेडर हूँ और ना मुझे स्पॉट ट्रेडिंग का इतना पता है। मेरे ख्याल में स्पॉट ट्रेडर्स जो होती हैं वो ज्यादातर लॉन्ग होल्ड, मतलब कम से कम 2 हफ्ते महीना होल्ड करती हैं। मैं जो है डे टाइम ट्रेडर हूँ, मैं ओवरनाइट ट्रेड लगाना, मैं मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आती। लेवरेज जो है ना वो बंदे को मार देती है। अच्छा, फोमो क्या होता है, आपने जो है हमेशा ये याद रखें कि रेजिस्टेंस के ऊपर आपने शॉर्ट लगाना है, रेजिस्टेंस के नीचे आपने लॉन्ग नहीं लगाना। अगर आपकी प्राइस इस जगह है, बिल्कुल आपके ऊपर रेजिस्टेंस है, आपने ये नहीं कहना कि यार थोड़ी सी मुझे जो है एंट्री नीचे मिल जाएगी, और ये चीज जो है यूं करके जब ब्रेक करेगी और रीटेस्ट करेगी या जो भी होगा, मुझे एंट्री नीचे, नो। जब ये ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी, उस रीटेस्ट के ऊपर आपने एंट्री लेनी है। उससे नीचे ली, अब यहाँ से प्राइस रिवर्स भी कर सकती है। ये हमेशा याद रखें कि प्राइस रेजिस्टेंस से रिवर्स कर सकती है। वो हम आगे जाकर देखेंगे ऑर्डर फ्लो किस तरह काम करता है। एक्सचेंजेस के आप ऑर्डर बुक्स के अंदर जाकर जो है सेल वॉल या बाय वॉल्स देख सकते हैं, उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि मेन रेजिस्टेंस जो है वो टूटेंगी या नहीं टूटेंगी। वो नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर रखेंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस के ऊपर हमेशा शॉर्ट अगर आपने ढूंढना है, शॉर्ट ये नहीं कह रहा कि हर रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट करना है, नो। आपने देखना है, अपना टीए पहले करना है, और उसके बाद आपने देखना है कि रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट, सपोर्ट के ऊपर लॉन्ग, इसके बीच में जो प्राइसेस हैं, यहाँ पे जो प्राइस आती हैं, उसके अंदर कोई पोजीशन नहीं लेनी।
इधर बीच में जो प्राइसेस के अंदर पोजीशन लेती है ना, या यहाँ से आप प्राइस अगर निकल गई, रीटेस्ट करके यहाँ पे पहुंच गया है, कोई 5-6% ऊपर निकल गया है, तो उसके अंदर घुसना उसको कहते हैं फोमो। फोमो कभी भी नहीं करना। अब अगर आप यहाँ पर हैं, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पर आप ले रहे हैं एक पोजीशन, एक लॉन्ग, यहाँ पर आप पोजीशन ले रहे हैं, और आपका फिर क्या बनता है, स्टॉप लॉस इतना बनता है, और जो एक्चुअल पोजीशन थी, अब आपकी टीए के ऊपर, ये आप कह रहे थे कि यहाँ से ऊपर जाके यहाँ तक प्राइस आ जाएगी, इतना इतनी भी बड़ी है, आप मूवमेंट ना देखें। अब बहुत ज्यादा अगर फ्यूचर का करना है तो वो फिर स्पॉट ट्रेडिंग है, इतनी सी आ जाएगी। अब आपका आर रेशो क्या बन गया, 0.64, यानी कि $1 के ऊपर आप मेजर करें तो आप $1 लॉस करना चाह रहे हैं, और $0.64 उसके कंपैरिजन में गेन करना चाह रहे हैं। इनवैलिड बनती है। जितने भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वाले लोग जो हैं, या इंटरनेट पे जहाँ पे भी आप देखें, कम से कम 1.5 या 2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होना लाजमी है अगर आपने प्रॉफिटेबल होना है। ये फोमो करने वाली बला से बचें। फोमो आपका जो है अकाउंट हलाक करके रख देगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये कंक्लूजन में, डू नॉट जंप इन बिटवीन ट्रेड्स। यही फोमो वाली बात ही आ जाती है। ये मैंने, मेरे पुराने नोट्स हैं, रजिस्टर है जिधर से मैं पढ़ रहा हूँ, और मुझे नहीं पता मैं किधर से लाइव में बोलूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं है। अच्छा, ऑलवेज वेट फॉर ट्रेड्स। ट्रेड्स के लिए वेट करें, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रेड्स का वेट करें। रेजिस्टेंस के नीचे लॉन्ग मत लगाएं, रेजिस्टेंस के ऊपर जाके भी लॉन्ग मत लगाएं। जब आप ऑर्डर फ्लो पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि काफी दफा इस तरह होता है, काफी दफा भी क्या, मेरे ख्याल में 70-80% इस तरह होता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है लाइन, यूं आती है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके वापस नीचे आ जाती है। इसको कहते हैं डिविएशन। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। ये डिविएशन होती है, और ये ऑर्डर फ्लो में जो है वेल्स का लिए, ये वेल्स की सबसे कॉमन टैक्टिक यही होती है कि लिक्विडेशंस किस तरह कैच करनी है। यहाँ पर लोग जो हैं लंबी लंबी लेवरेज के साथ जो है लगा देते हैं, लॉन्ग के प्राइस ऊपर जाने लगी है और एकदम से डंप आता है और वो सारे लिक्विडेट, और उनके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं वेल्स के अकाउंट के अंदर। तो ऑलवेज वेट फॉर योर ट्रेड। यहाँ पर रीटेस्ट जब आएगा, आपको जो है मनी फ्लो, मैकडी डाइवर्जेंसेस आपको मिलेंगी, कुछ कंफर्मेशन जो होते हैं ना इंडिकेटर्स, वो हमेशा कंफर्मेशन के लिए होते हैं, वो ट्रेड के अंदर घुसने के लिए नहीं होते। हाँ, ईएमए वाहिद है एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको एंट्रीज दे सकता है कि वो एज एस आर भी, क्योंकि वो काम कर रहा होता है, ईएमए जो होता है 50 ईएमए, 200 ईएमए, वो एस आर के तौर पे भी काम करता है। तो इस वजह से उनके ऊपर आप, बाकी इंडिकेटर्स जितने भी हैं, ऑसिलेटर्स और मोमेंटम इंडिकेटर्स वगैरह, एमएफआई, आरएसआई वगैरह, ये सारे डाइवर्जेंसेस के लिए यूज होती हैं। आपको कुछ कंफर्मेशन मिलेगी रीटेस्ट के ऊपर, तब आपने जाना है। अगर कोई आपके पास कंफर्मेशन नहीं है या डाइवर्जेंस आ रही है, तो आपने उधर एंट्री नहीं लेनी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर आपने एंट्री ना ली तो कुछ किसी का बिगड़ेगा नहीं। हर वक्त ये नहीं सोचना कि यार मैं बस किसी ट्रेड में रहना चाहता हूँ, मैंने पैसे कमाने हैं। ये चीज जो है ना, ग्रीड, ग्रीड इंसान को खा जाता है। अच्छा, अगला पॉइंट है रिवर्स रिवेंज ट्रेड्स। एक दफा मैंने लगाई थी रिवेंज ट्रेड, जो है वो बिल्कुल लाख के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फर्ज करें आपके जो है $50 अगर निकल गया, तो आप गुस्से में आके आपने, या डिप्रेशन में आके आपने जो है कोई ट्रेड लगा दी हाई लेवरेज के ऊपर, कि मैं यार किसी तरह से $50 वापस लूँ। नहीं, वेट करें, सही चीज को पाने की कोशिश करें। और बस मेरे ख्याल में यही है। रिस्क टू रिवॉर्ड और ये वगैरह, ये जो स्लाइड्स थी, स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा आपको, 1 मिनट। ये वाली स्लाइड्स जो हैं वो मैं एकेडमी में शेयर कर दूंगा। अगर बाद में, ये पूरी गाइड है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ये पूरी गाइड है। ये मैं एकेडमी में शेयर कर दूंगा, किसी ने बाद में अगर पढ़ना हो या कुछ देखना वगैरह हो तो वो यहाँ कर देख ले।
और कोई भी क्वेश्चन हो मुझे डीएम में या चैट में किसी में भी मुझे ping कर दें, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। और यस, वी आर अ कम्युनिटी और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। चलें ठीक है भाइयों। नोई भाई, ठीक है। ओके ओके ब्रो।